Good morning, students. How are you? Beta, today's topic is features and formation process of OPC. बेटा पीछे हमने 7 फीचर्स तक किया था. अभी हमारी फीचर्स और भी रहती हैं बेटा OPC की कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. OPC की बेटा 7 फीचर्स हमने की थी. आज 8वीं फीचर से हम स्टार्ट करेंगे और 8th नंबर की फ़ीचर का नाम है मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स. बेटा पीछे मैंने आपको बताया था डायरेक्टर कितने होने चाहिए. अब बेटा वैसे तो डायरेक्टर एक होता है OPC में, लेकिन कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 15 तक भी डायरेक्टर की काउंटिंग जा सकती है. तो उन डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में यहाँ बताऊँगी. फॉर OPC इट इज़ ओब्लिगेटरी टू कॉल द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ट्वाइस इन अ ईयर. बेटा डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है साल में 2 बार होनी ज़रूरी है यहाँ पे. और बेटा जो 2 बार मीटिंग होनी ज़रूरी है उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए. द गैप पीरियड बिटवीन 2 मीटिंग्स कैन नॉट बी लेस देन 90 डेज़. इन 2 मीटिंग के बीच का गैप जो है 90 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 90 दिन से कम का ही गैप होना चाहिए. इन केस देयर इज़ 1 डायरेक्टर इन OPC देयर इज़ नो नीड फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स. बेटा यदि एक ही डायरेक्टर है तो मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि डायरेक्टर एक से ज़्यादा हैं तो बेटा साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए और एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच का गैप 90 दिन से कम का होना चाहिए, 90 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. और एक डायरेक्टर है तो मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. उसके बाद है एनुअल जर्नल मीटिंग. OPC इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम कॉलिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग. बेटा OPC में एनुअल लेवल की वार्षिक जो है कोई भी जर्नल मीटिंग नहीं होती. OPC को जर्नल मीटिंग से एग्जम्प्ट किया गया है, छोड़ दिया गया है. कैसे छोड़ दिया गया है, कब ज़रूरत होती है. हाउएवर इट इज़ ओब्लिगेटरी. यदि ज़रूरी है तब क्या होगा. द ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड किसमें, AGM एनुअल जर्नल मीटिंग में. एक स्पेशल लेवल का और ऑर्डिनरी लेवल का एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एनुअल जर्नल मीटिंग का. और उसमें क्या रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि AGM शुड बी रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक. AGM को किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, मिनट के बुक के अंदर. वैसे तो बेटा एनुअल जर्नल मीटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, इन्हें छोड़ा गया है, लेकिन यदि ज़रूरी हो तो एक ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए AGM में पास किया जाएगा. और वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग जो है मिनट बुक के अंदर की जाएगी. अब ये मिनट बुक है क्या. इन द मिनट बुक द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर अलोंग विद डेट हैव टू बी देयर. इस मिनट बुक में जितने मेंबर्स मीटिंग के अंदर होंगे उन मेंबर्स का सिग्नेचर होगा और किस दिन ये मीटिंग हुई है. इसका मतलब सिग्नेचर और डेट के साथ मिनट बुक में यदि कोई मीटिंग ली गई है तो उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा. लेकिन बेटा OPC में वैसे एनुअल जर्नल मीटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है. एनुअल जर्नल मीटिंग में से इसको एग्जम्प्ट किया गया है. उसके बाद बेटा नेक्स्ट फीचर है परपीचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार. OPC का एग्जिस्टेंस लेवल बेटा कॉन्टीन्यूस होता है, जबकि 1 पर्सन की कंपनी का एग्जिस्टेंस कभी भी कॉन्टीन्यूस नहीं होता. एक अकेले व्यक्ति की डेथ हो जाने पे, अकेले व्यक्ति के जेल चले जाने पे, अकेले व्यक्ति के दिवालिया होने पे उस सोल ट्रेडर का बिजनेस बंद करना पड़ता था. लेकिन जो OPC है 1 पर्सन की कंपनी है, इसका एग्जिस्टेंस बेटा परपीचुअल लेवल पे होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है.
मतलब ये कभी भी बंद नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी काम करना रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती बेटा? क्योंकि यहाँ पे बेटा हम नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो दूसरा नॉमिनी आ जाता है उसकी जगह पे। तो इसका परपीचुअल लेवल का सक्सेशन है। ओपीसी हैज़ अ परपीचुअल सक्सेशन in case of the death or inability the main member, the nominated person become the member of the company। जो nominated है वो इसकी जगह ले लेता है यदि किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो, क्योंकि एक ही मेंबर है, उसकी डेथ हो गई, नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है, वो अपने आप उसकी जगह ले लेता है। दिस पर्सन goes on continuing and company continues to have its perpetual succession। इस तरीके से वन पर्सन की कंपनी का एग्जिस्टेंस लेवल परपीचुअल लेवल का होता है। परपीचुअल का मतलब कॉन्टीन्यूस लेवल का इसका एग्जिस्टेंस होता है, ये कभी भी बंद नहीं होती। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, स्पेशल लीगल एंटिटी। द एंटिटी ऑफ द ओपीसी इज सेपरेट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। बेटा वन पर्सन की कंपनी का एक अलग तरीके से कानूनी दायित्व होता है। द कंपनी कैन हैव एसेट्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी का जो वो मेंबर है वो अपने नाम से, कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी को रख सकता है। एंड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उस कंपनी के नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है। इट कैन फाइल अ सूट and a legal suit can be filed against it also। यदि उसने किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो वो किसी के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, किसी ने उसके खिलाफ एक्शन लेना है तो कोई इसके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। तो वन पर्सन की कंपनी की सेपरेट लेवल की लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद बेटा वन पर्सन की कंपनी की फीचर्स के बाद अब हम करेंगे बेटा इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है बेटा, जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला पॉइंट है इसकी फॉर्मेशन का कि वन पर्सन की कंपनी को एस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, गिविंग सेपरेट नेम। बेटा सबसे पहले वन पर्सन की कंपनी हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम हमने क्या रखना है, उसके बारे में सब कुछ हमें पहले से ही चुन के रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ ओपीसी इज चूजन, द कंपनी बिजनेस इन दिस नेम। बेटा जो भी नाम हमने रखना है उस नाम से कंपनी का बिजनेस शुरू किया जाएगा। आल्सो द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी इज फॉर्म्ड विद दिस स्टेज ऑफ द ओपीसी। इसी स्टेज पे उसी के उस स्पेशल नाम से उसे एक कानूनी अलग से उत्तरदायित्व दिया जाएगा। कहने का मतलब उस नाम से ही उसने जितनी प्रॉपर्टी रखनी है वो रखेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसी नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किसी के खिलाफ उसने एक्शन लेना है, मुकदमा करना है तो उस नाम से ही लिया जाएगा। किसी दूसरे ने उसके खिलाफ एक्शन लेना है तो उस नाम से ही एक्शन लिया जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले इसको ओपीसी को फॉर्मुलेट करने का पहला स्टेज में है गिविंग सेपरेट नेम। ओपीसी को एक अलग से सेपरेट नेम देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। बेटा हम अपना उत्तराधिकारी किसे अपॉइंट करने जा रहे हैं अपने बाद, तो उसका नाम भी हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जमा कराना है ताकि उसकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट नॉमिनी है, उत्तराधिकारी है, उसे उसकी जगह पे अपॉइंट किया जा सके। तो सेकंड स्टेप क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ओपीसी वन पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज द नॉमिनेटेड पर्सन। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें कहा गया एक मेंबर को हम अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। अ रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन इज देयर ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा जब हम फॉर्म भरते हैं रजिस्ट्रेशन का तो जो नॉमिनी हमने अपॉइंट किया हुआ है उस फॉर्म में उस नॉमिनी का नाम हम भरेंगे। इट इज़ सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस along with memorandum of association
एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा जिस व्यक्ति को हमने अपॉइंट किया है एज अ नॉमिनी, जब हम डॉक्यूमेंट जमा कराने जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जो दो मेन डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ जो नॉमिनी हमने अपॉइंट किया है उसका नाम भी हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जमा कराएंगे। तो ये इस प्रोसेस का सेकंड स्टेज का स्टेप था। उसके बाद थर्ड है बियरिंग ओपीसी विद द नेम। अब बेटा ओपीसी के रूप में उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ उसी वन पर्सन की कंपनी के रूप में की जाएंगी। अंडर द नेम ऑफ द कंपनी वन पर्सन कंपनी रिटन इन ब्रैकेट। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे, जो भी हमने लीगल लेवल के एक्शन लेने हैं, उस वन पर्सन की कंपनी के नाम से लिए जाएंगे और ब्रैकेट में लिखा जाएगा OPC। इट मीन्स ये सारे जो लीगल लेवल की फॉर्मेलिटीज़ हैं किसके नाम से की जा रही हैं? OPC के नाम से की जा रही हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप है डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स। बेटा अब हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट भी जमा कराने हैं ताकि OPC की फॉर्मेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा सकें। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज 3 मेन डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड। बेटा रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर हमें 3 डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। क्या क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और जो मेंबर हमने एज आ नॉमिनी अपॉइंट किया है वो डॉक्यूमेंट हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जमा कराना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, हमने अपनी कंपनी किस पर्पज़ के लिए शुरू की है तो वो पर्पज़ लिखा हुआ होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? उन पर्पसेस को पूरा करने के लिए जो हम रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई कर रहे हैं अपनी कंपनी पे, वो रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं ताकि उन रूल्स और रेगुलेशन पे चल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव को टाइम पे पूरा किया जा सके। तो पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, तीसरा जो है नॉमिनी हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं। ये 3 फॉर्मेलिटीज़, 3 डॉक्यूमेंट पूरे करके हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जमा करवाने हैं। उसके बाद बेटा लास्ट फॉर्मेशन का स्टेप है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेटा जब हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा हो जाते हैं और रजिस्ट्रार बेटा सारी फॉर्मेलिटीज़ की स्क्रूटनी करता है, जांच पड़ताल करता है, और जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो उस वन पर्सन की कंपनी को वन पर्सन की कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मतलब एक रजिस्टर्ड फर्म का सर्टिफिकेट दे देता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है। और ये कैसे करेंगे? व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज सेटिस्फाई with the completion of the required formality he issue the certificate of incorporation। रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट आए हैं उन्हें वो चेक करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस वन पर्सन की कंपनी को एक रजिस्टर्ड फर्म का सर्टिफिकेट दे देगा। तो ये बेटा हमने प्रोसेस किया है OPC का, जिसमें पहला स्टेप था एक सेपरेट नेम हमने चुनना है, दूसरा नॉमिनी को अपॉइंट करना है, तीसरा जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ OPC के नाम से की जाएंगी। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके 3 डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और नॉमिनी कौन है, और लास्ट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट की चेकिंग करेगा। चेकिंग के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस फर्म को एक रजिस्टर्ड फर्म के रूप में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो ये इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस था।